नमस्कार विद्यार्थियों, हम कक्षा 6 की संस्कृत पढ़ रहे हैं, जिसमें व्याकरण के 13वें अध्याय जिसका नाम है धातु रूप का अभ्यास हम हल करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, इस अभ्यास में हमें कुछ प्रश्न दिए होंगे, उनका हमें सही उत्तर देना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न क्या है? उचित विकल्प पर सही का निशान, ठीक है, चिन्ह लगाइए। जैसा कि आप हर अभ्यास में सॉल्व करते हैं, इसमें हमारा क प्रश्न है, कहता है संस्कृत में मुख्य रूप से काल कितने हैं। ठीक है, तो संस्कृत में मुख्य रूप से काल, संस्कृत में मुख्य रूप से काल। ठीक है, तो हमें ये 3 ऑप्शन देता है, जिसमें से एक ऑप्शन जो हमारा होगा, एक विकल्प जो होगा वो सही होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, 2, 3, 8। ठीक है, 2, 3, 8। तो देखिए विद्यार्थियों, आपने अध्याय में पढ़ा था कि हमारे जो संस्कृत में काल हैं उनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको बताया था संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, तीनों में ही जो काल है उसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया मुख्य रूप से। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसको 3 भागों में बांटा गया है, तो 3 पर हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, हमारा उचित विकल्प होगा 3। संस्कृत में मुख्य रूप से काल 3 हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, लिट लकार का काल कहलाता है। ठीक है, ख लिट लकार का काल कहलाता है। तो लिट लकार का जो काल है क्या कहलाता है? ठीक है, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, वही 3 ऑप्शन, जिनमें से एक विकल्प सही होगा। भविष्यत काल, भूतकाल, वर्तमान काल। तो क्या है? भविष्यत काल, भूतकाल और वर्तमान काल। ठीक है, लिट लकार जो है, लिट लकार का काल कहलाता है। तो लिट लकार जो है वह कौन सा होता है? भविष्यत काल होता है, या भूतकाल होता है, या वर्तमान काल होता है? तो आपने पढ़ा था वर्तमान काल जो होता है उसे हम लट लकार बोलते हैं, भूतकाल को हम लंग लकार बोलते हैं। ठीक है, और भविष्यत काल को हम लिट लकार बोलते हैं। भविष्यत काल को क्या बोलते हैं? लिट लकार बोलते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है लिट लकार, क्या अर्थ होगा? भविष्यत काल। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह कहता है सार्थक। ठीक है, तो इसके साथ हमें उचित क्रिया लगानी है। सार्थक ये नाम है और पुल्लिंग एक वचन में है। ये सब, ये सार्थक जो है नाम है किसी का, और यह जो शब्द है पुल्लिंग एक वचन में है। हमें वही 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 3 ऑप्शन जो है उनमें यह कहता है पठती, पठंती, पठसी। पठती, पठंती, पठसी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पठती, पठंती और पठसी। तो देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, सार्थक जो है वह एक वचन और पुल्लिंग में है।
तो यहाँ पठन्ति ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। पठसी एक वचन हो जाएगा, लेकिन इसका जो पुरुष है वो अलग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सार्थक पठती। क्या हो जाएगा, सार्थक पठती, सार्थक पढ़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है वयम, ठीक है। तो वयम, और हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ये देता है गच्छामि, गच्छामः, गच्छावः, ठीक है। गच्छामि, गच्छावः, ठीक है, गच्छामः और गच्छावः। तो देखिए यहां जो हमारे सर्वनाम होते हैं वो होंगे अहम, आवाम, वयम, ठीक है। अहम, आवाम, वयम हो जाएगा। तो और इसके जो गम धातु है इसके रूप चलेंगे, क्या चलेंगे, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ठीक है। इस तरीके से इसके रूप चलेंगे। तो देखिए अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः और वयम गच्छामः। वयम के साथ क्या हो जाएगा, गच्छामः, ठीक है। हम सब जाते हैं, क्या हो जाएगा, वयम गच्छामः, तो हम सब जाते हैं। अहम, आवाम, वयम। देखिए आपने पढ़ा होगा अहम, आवाम, वयम, तो अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। और जो क्रिया है इसके रूप चलते हैं गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, ठीक है। तो गच्छामि, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः और वयम गच्छामः, ठीक है। आमि, आवः, आमः। तो इस प्रकार से ये आपका हल हो गया। अगला प्रश्न हमारा है जिसमें देखिए नंबर 2, हिंदी में अनुवाद कीजिए। क्या कहता है, नंबर 2 प्रश्न है, कहता है हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये हमें हिंदी में अनुवाद करने के लिए कहता है। तो देखिए हमारा पहला जो वाक्य है, पहला वाक्य है सह लिखति, ठीक है। पहला वाक्य क्या है, सह लिखति। तो सह लिखति क्या हो जाएगा, सह, सह मतलब है वह, और लिखति क्या तात्पर्य होगा, लिखता है। क्या हो जाएगा, लिखता है, ठीक है। ये इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा। सह लिखती मतलब है वह लिखता है। हमारा दूसरा है रमा अवदत, ठीक है। दूसरा क्या है, रमा अवदत, ठीक है। अवदत जो है ये भूतकाल में होता है। किस में होता है, भूतकाल में होता है। तो रमा का रमा अवदत बोली, ठीक है। वद, वद मीन्स बोलना, कहना, अवदत बोली क्योंकि ये भूतकाल में है, ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है बाला हसती, ठीक है। क्या है, बाला हसती, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाला एक वचन में है तो हम लिखेंगे बालिका, ठीक है। हसती यानी हसती है, ठीक है। बालिका हसती है, क्लियर है। आगे देखिए देवः अपतत। अगला वाक्य क्या है, देवः अपतत। तो देखिए देवः का देव हो जाएगा, देव, अपतत गिरा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गिरा, क्योंकि अपतत जो है वो भूतकाल में है। ठीक इसी प्रकार से गजय गच्छति। अगला क्या है,
गजः गच्छति। ठीक है, गजे से मतलब क्या है? हाथी। गजे का क्या हो जाएगा? हाथी। और गच्छति जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए क ख ग घ ङ, ये आपके यहाँ पर वाक्य हैं और वाक्यों का हमें हिंदी अनुवाद करना है। तो हमने हिंदी अनुवाद किया, सह लिखती वह लिखता है, रमा अवदत रमा बोली, बाला हसती बालिका हंसती है, देवः अपतत देव गिरा, गजः गच्छति हाथी जाता है। ठीक है, तो आपने देखा किस प्रकार से हम हिंदी अनुवाद करते हैं। अब देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कहता है निम्नलिखित क्रिया शब्दों के वचन लिखिए। क्या कहता है? निम्नलिखित क्रिया शब्दों के वचन लिखिए। तो हमें कुछ क्रियाएं दी हुई हैं, उनके हमें वचन लिखने हैं। क्या लिखने हैं? वचन। तो आइए हम वचन लिखेंगे कि कौन सी क्रिया कौन से वचन में है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न लिखित क्रियाओं के वचन लिखिए। ठीक है, तो हमारी पहली क्रिया है लिखसी। पहली क्रिया क्या है? लिखसी। तो देखिए लिखसी जो क्रिया है, लिखसी क्रिया जो होगी वो हो जाएगी एक वचन में। किस में हो जाएगी? एक वचन में, क्योंकि लिखती लिखत लिखंती, लिखसी लिखत लिखत। ठीक है, तो लिखसी किस में होगी? एक वचन में हो जाएगी। तो इसका वचन क्या हो जाएगा? एक वचन। स्पष्ट है? तो ये लिखसी क्रिया जो है वो एक वचन में हो जाएगी। हमारी अगली क्रिया जो है वह है लिखंतु। क्या है? लिखंतु। तो लिखंतु क्रिया जो है ये किसकी होगी? बहुवचन की होगी। किसकी हो जाएगी ये? बहुवचन। बहुवचन। ठीक है, लिखंतु क्रिया किसकी हो जाएगी? बहुवचन की हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी अगली क्रिया है, यह है अवदाम। क्या है? अवदाम। तो अवदाम भी किसकी हो जाएगी? बहुवचन की हो जाएगी। अवदाम। ठीक है, तो अवदाम किसकी हो जाएगी? बहुवचन की हो जाएगी। देखिए विद्यार्थियों, आपने पिछले अध्याय में पिछली कक्षा में आपने धातु रूप पढ़े। धातु रूप बनाने का तरीका भी आपने समझा और यह जाना कि किस तरीके से हम धातु रूप बनाते हैं, उनमें कौन कौन से प्रत्यय लगाते हैं, और एक बहुत अच्छे फॉर्मूला से आपने उसे समझा। यहाँ आप निश्चित रूप से देख रहे हैं कि यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, आप ये जो धातु है धातु को अलग करें और फिर लगाएं कौन सा प्रत्यय लगेगा, और ये आप जानते हैं कि कौन सा प्रत्यय किस वचन में लगता है। ठीक है, कौन से पुरुष में लगता है, कौन से लकार में लगता है, तो सबका आपको बताया हुआ है। आगे देखिए अगली हमारी क्रिया हसिष्यत है। क्या है? हसिष्यत है। हसिस। ठीक है, हसिष्यत यह हमारी क्रिया है। तो हसिष्यत किस में हो जाएगी? द्विवचन में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हमारे लिट लकार में रूप चलते हैं हस धातु के, तो मैंने आपको बताया था हम जोड़ते हैं इष्यति इष्यते इष्यन्ति। ठीक है, तो यहाँ देखिए हसिष्यति हसिष्यते हसिष्यन्ति। तो हसिष्यते जो है वह किस में हो जाएगी? द्विवचन में हो जाएगी। हसिष्यते किस में हो जाएगी? द्विवचन में।
तो एक वचन, बहुवचन, ये हो जाएगा द्विवचन। ठीक है, हसिष्यति क्रिया जो है वो द्विवचन में हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला जो प्रश्न है वो कहता है, देखिए ये कहता है गच्छामि। क्या है? गच्छामि। गच्छामि किस में है? ठीक है, तो गच्छामि। ठीक है, अब देखिए गम धातु के जब रूप चलते हैं तो ये गच्छ हो जाता है, तो इसके रूप चलेंगे लट लकार में, जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ठीक है, तो गच्छामि किस में है? एक वचन में। गच्छामि किस में है? एक वचन में। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न या अगली धातु जो है, ठीक है, तो ये कहता है आगच्छतः। क्या है? आगच्छतः। तो आगच्छतः हमारी जो धातु है वह द्विवचन में। किस में है? द्विवचन में। तो यहां हम क्या लिख देंगे? द्विवचन लिख देंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कैसे हम धातुओं को देखते हैं कि वह कौन से वचन में है। आप जो धातु का रूप देख रहे हो उस धातु के रूप बोलें। ठीक है, तीनों वचनों में, तीनों पुरुषों में, और आप लकार देखें कि वह कौन से लकार में है, तो उसी लकार के आप रूप बोल के देखें और आपको पता चल जाएगा कि ये जो धातु है यह कौन से वचन में। ठीक है, निश्चित तौर से आपको समझ में आया होगा। आगे मैं बात करता हूं चौथे प्रश्न की, जो कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा चौथा प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न है धातुओं के रूप कितने लकारों में चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? धातुओं के रूप कितने लकारों में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा था कि मूल रूप से ये जो धातुएं हैं तीन प्रकार की होती हैं, और इसके कुछ उपभेद भी हैं। तो इस तरह बढ़ करके ये 10 लकार हो जाते हैं। कितने लकार हो जाते हैं? 10 लकार हो जाते हैं। तो ये जो धातुओं के रूप चलेंगे वो 10 लकारों में चलेंगे। ठीक है, धातुओं के रूप कितने लकारों में चलते हैं? तो कितने में चलते हैं? 10 लकारों में। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा धातुओं के रूप 10 लकारों में चलते हैं। ठीक है, कितने लकारों में चलते हैं? 10 लकारों में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अनद्धतन व अद्धतन भूत किसे कहते हैं? अनद्धतन व अद्धतन भूत किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए आपने इस अध्याय में पढ़ा था कि भूतकाल, ठीक है, जिसमें समय का उल्लेख नहीं किया गया हो, समय सीमा का कोई उल्लेख ना हो, क्या होगा? अनद्धतन भूत होगा। क्या होगा? अनद्धतन भूत होगा। बीता हुआ काल जिसमें समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है वह अनद्धतन भूत होता है। और आज बीते हुए काल को, आज बीता हुआ काल है
उसे हम क्या कहेंगे, अद्यतन भूत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बीता हुआ काल जिसमें समय सीमा का उल्लेख, ठीक है, नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो, ठीक है, उसे अनद्यतन भूत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनद्यतन भूत कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, बीता हुआ काल, ठीक है, बीता हुआ समय जिसमें समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं हो, ठीक है, समय सीमा जिसमें कोई तारीख हो सकती है, डेट हो सकती है, दिन हो सकता है, या घंटों का समय, जो भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं होता है। तो जहाँ समय सीमा का उल्लेख नहीं होता है, ऐसा भूतकाल क्या होगा, अनद्यतन भूतकाल होता है। ठीक है, कहते हैं। तो बीता हुआ काल जिसमें समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया हो उसे अनद्यतन भूत कहते हैं। एवं आज बीता हुआ काल, ठीक है, आज बीता हुआ काल अद्यतन भूत कहलाता है। क्या कहलाता है, अद्यतन भूत कहलाता है। आज जो बीता हुआ भूतकाल है, ठीक है, आज जो बीत गया ऐसा भूतकाल है, उसे हम अद्यतन भूत कहते हैं। ठीक है, तो बीता हुआ काल जिसमें समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया हो क्या कहलाएगा, अनद्यतन भूत कहलाएगा। एवं आज बीता हुआ काल जो है वह क्या कहलाएगा, अद्यतन भूत कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लंग लकार का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है, लंग लकार का प्रयोग कब किया जाता है, तो ये होगा ग लंग लकार का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखिए लंग लकार का प्रयोग कब किया जाता है, जो आज न हुआ हो ऐसे भूतकाल में हम क्या करते हैं, लंग लकार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लंग लकार का, जो आज न हुआ हो ऐसे भूतकाल के अर्थ में। अब देखो आज, ठीक है, तो आज जो बीता है, आज जो हुआ है वह अद्यतन होगा, और जो आज नहीं हुआ है वह क्या होगा, अनद्यतन होगा। तो लंग लकार का प्रयोग हम क्या कहाँ करेंगे, ऐसा भूतकाल जो आज न हुआ हो। ठीक है, तो जो आज न हुआ हो ऐसे भूतकाल के अर्थ में। जो आज न हुआ हो, ठीक है, ऐसे भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो आज न हुआ हो ऐसा जो भूतकाल है उसके अर्थ में हम क्या करेंगे, लंग लकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, लोट लकार का प्रयोग कब किया जाता है। ठीक है,
लोट लकार का प्रयोग कब किया जाता है? तो देखिए लोट लकार का प्रयोग कब किया जाएगा। लोट लकार में आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न, अनुमति, ये सारे जो अर्थ होते हैं, आशीर्वाद, इन सब के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से हैं? आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, आशीर्वाद, ये सब जो हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां? आज्ञा, अनुमति, प्रश्न, ठीक है, और आशीर्वाद। क्या क्या हो जाएगा? आज्ञा, अनुमति, प्रश्न, आशीर्वाद, ठीक है, प्रार्थना, आदि के अर्थ में, ठीक है, या आदि के योग में भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आदि के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कहाँ लंग लकार का प्रयोग होता है, कहाँ लोट लकार का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये सब समझ आया होगा। आइए अब हम अगला अध्याय देखते हैं।